चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 3 कंपनी ए के नाम से कहता है कंपनी ए बोरोड 9,000 at 15% per annum to fund a project on 1st January 2016. Expenditures were made on the project during the year ended 31 दिसंबर 2016. एक कंपनी है, कंपनी ए के नाम से उसने 9,000 रुपए बोरो किए 15% सूद पे 1 जनवरी 2016 पे, और ईयर एंड है इसका 31 दिसंबर 2016। इस प्रोजेक्ट के लिए उसने इन 3 डेट्स पेमेंट्स पे पेमेंट्स किए हैं। 1 मार्च 16 पे 2500, 1 अक्टूबर 16 पे 4200 और 1 दिसंबर 16 पे 2300। Surplus fund were invested at 10% whenever available. The project commenced on 1 March 2016. Work on the project was suspended during the month of August and resumed on 1 September. जो भी हमारे पास सरप्लस फंड है उसे हम 10% पे इन्वेस्ट करेंगे। प्रोजेक्ट की कमिटमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 मार्च पे, और अगस्त के महीने में कंस्ट्रक्शन आपकी सस्पेंड हुई थी, काम आपका सस्पेंड हो गया किसी भी रीजन की वजह से, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एबनॉर्मल रीजन की वजह से, और वो 1 सितंबर से दोबारा स्टार्ट हो गया। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2016, और इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 2016 पे कंप्लीट हो गई। Calculate the amount of borrowing cost that is eligible for capitalization and are to be charged as expense during the year ended 31 दिसंबर 2016। तो इस पूरे साल में कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होगा और कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है सर, जल्दी से खुद ही सॉल्व कर लेंगे इसे। चलिए सर यहाँ देखें, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंपनी ए के नाम से, और जो हमारे पास रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016। तो पहले तो मैंने पूरे 12 महीनों का एक टाइमलाइन स्टार्ट किया 1 जनवरी 16 से, हर महीने का एंड प्लॉट किया 31 जनवरी 16, 28 फेब 16, 31 मार्च 16 एंड सो ऑन। कहता है कंपनी ने बोरोइंग की 9,000 की 15% पे 1 जनवरी 16 पे। तो हमारे पास जो बोरोइंग्स हैं एट द रेट ऑफ 15% व 9,000 हमने यहाँ बोरो किए। फिर हमने एक्सपेंडिचर की पेमेंट्स किए 1 मार्च 16 पे, 1 अक्टूबर 16 पे और 1 दिसंबर 16 पे। तो अगर मैं एक्सपेंसेस की पेमेंट को प्लॉट करूं तो 1 मार्च 16 पे हमने 2500 पे किया, तो जनवरी फरवरी मार्च, और ये मार्च के महीने का स्टार्ट 2500। फिर हमने 1 अक्टूबर पे 4200 पे किया है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये अक्टूबर का महीना, और अक्टूबर के महीने के स्टार्ट में हमने पे किया है 4200। और फिर हमने 1 दिसंबर 16 पे 2300 रुपए पे किए, यानी कि लास्ट महीने के स्टार्ट में हमने 2300 पे कर दिए। फिर कहता है सरप्लस फंड में इन्वेस्टेड है 10% व्हेनेवर अवेलेबल। द प्रोजेक्ट कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2016। प्रोजेक्ट की कमिटमेंट कब हुई है सर? 1 मार्च पे, यानी कि यहां पे। तो इन 2 महीनों का सूद तो कैपिटलाइज नहीं होगा। वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमारी सस्पेंड रही, यानी कि अगस्त के महीने का सूद भी कैपिटलाइज नहीं होगा। एंड रिज्यूम्ड ऑन 1 सितंबर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर, और हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ईयर एंड पे कंप्लीट हुई। सर ये जो अगस्त के महीने में काम सस्पेंड हुआ, यहाँ पे रीजन तो लिखा हुआ नहीं है, ये चूंकि आपके आईकेप के स्टडी पैक का सवाल है, और आईकेप ने स्टडी पैक बहुत जमाने से नहीं, रिसेंटली 2-3 टाइम पहले ही बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ मेच्योरिटी की कमी है अभी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि सस्पेंशन नॉर्मल रीजन की वजह से, एबनॉर्मल रीजन की वजह से, लेकिन एग्जाम में सवालों को सॉल्व करते वक्त आपको बहुत सारी पेपर्स में, बहुत सारे सवालों में ऐसी चीजें ट्रिगर हो सकती है जहां पे आपको कोई अजम्पशन लेनी पड़े। तो एक चीज याद रखना, अजम्पशन हमेशा वो लेंगे जिसमें हमें कोई काम करना पड़े। कभी भी एग्जाम में सवालों को सॉल्व करते वक्त अगर कहीं पे अजम्पशन लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी अजम्पशन मत लेना जहां पे तुम्हें कोई काम ना करना पड़े। तो हमेशा आपकी जनरल अजम्पशन ये होनी चाहिए कि भाई अब ये सस्पेंशन की बात की है, अगर मैं सस्पेंशन ना अबनॉर्मल कंसिडर ना करूं तो फिर तो इस डेटा का कोई रेलेवेंस ही नहीं। तो मैंने इस वजह से अज्यूम किया कि ये एबनॉर्मल रीजन की वजह से सस्पेंशन है, उस पीरियड का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो भी सवाल की इंफॉर्मेशन थी वो हमने इस टाइमलाइन में प्लॉट कर दी। अब आपके पास डे 1 पे 9,000 आए,
शुरू में तो कोई पेमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे 9,000 रुपए आपका सरप्लस फंड था। 2 महीने तक ये सरप्लस फंड रखा रहा, 2 महीने बाद आपने 2500 की पेमेंट की, अब आपका सरप्लस फंड कितना हो गया? 6,500। फिर हमने 6,500 इतने अरसे के लिए रखे, फिर 4200 की पेमेंट की, तो हमारा सरप्लस फंड कितना हो गया? 2300। और फिर हमने 2300 की पेमेंट कर दी, तो हमारा सरप्लस फंड एंड हो गया। अब हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। एक तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये कितना बोरिंग कॉस्ट हमें कैपिटलाइज करना है, और साथ साथ मैं पैरेलल ये भी बना लेता हूं कि कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, यानी कि एक्सपेंस आउट होगा, और कितना इन्वेस्टमेंट इनकम इनकम का पार्ट बनेगी। तो सबसे पहले मेरे पास अगर मैं देखूं तो 9,000 रुपए पूरे 12 महीनों के लिए थे, लेकिन 12 महीनों में से पहला ये जनवरी, फरवरी और अगस्त, इन 3 महीनों का सूद मुझे कैपिटलाइज नहीं करना। तो यानी कि 9,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, इतना सूद हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे, और 9,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3/12, इतना इंटरेस्ट हम एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। 9,000 के लोन पे जो 12 महीने सूद बियर करना पड़ रहा है, उसमें से 3 महीने का सूद एक्सपेंस आउट होगा, 9 महीने का सूद कैपिटलाइज। तो ये कितना बन रहा है? 337.5। और ये कितना बन रहा है? 101। सही है। अब सही है। अब इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास 1 जनवरी पे 9,000 आए, 2 महीने 9,000 फालतू पड़े रहे, तो हमने इसको इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन चूंकि इन 2 महीनों में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रही, तो इन 2 महीनों की इन्वेस्टमेंट इनकम भी पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं करेगी। तो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी 9,000, इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट कितना दिया है? 10%, मल्टीप्लाई बाय 2/12, 150। सर ये 2/12 कैसा आया? 1 जनवरी पे हमें लोन मिल गया, हमारी कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंडिचर का भी स्टार्ट हुआ है 1 मार्च पे, तो जनवरी और फरवरी 2 महीने पैसा हमने इन्वेस्ट किया होगा, तो 9,000 इंटू 10% इंटू 2/12, 150 रुपए की इन्वेस्टमेंट। अब यहां आपकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी, क्यों? क्योंकि यहां से सूद भी चार्ज हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई। 9,000 में से 2,500 की पेमेंट की, 6,500 बच गए। कितने महीनों के लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 महीनों के लिए आपने 6,500 इन्वेस्ट कर दिए होंगे। 7 महीनों के लिए 6,500 इन्वेस्ट तो किए हैं, लेकिन 7 महीने में से बीच में 1 महीना ऐसा आ रहा है जिसमें आपने सूद कैपिटलाइज नहीं करना। और मैंने आपको बात क्या लिखवाई थी कि जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उसी पीरियड में सरप्लस फंड पे आने वाली टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं करेगी। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो 7 महीने हैं, उसमें से 1 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगी, और 6 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस कर रही होगी। तो लेस इन्वेस्टमेंट इनकम 6,500 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस कर देगा। और इसी में मैं आगे लिख देता हूं 6,500 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो ये चेंज हो जाएगा कि 6,500 1 महीने के लिए वो इन्वेस्ट किए, 9,000 रुपए 2 महीने के लिए ये इन्वेस्ट किए, जिसपे इन्वेस्टमेंट इनकम पीएनएल का पार्ट बनेगी। 6,500 यहां से लेकर यहां तक 6 महीने बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस करे। फिर आपने 4,200 की फर्दर पेमेंट की, अब हमारे पास रह गए 2,300। कितने अरसे के लिए? 1, 2, सिर्फ 2 महीनों के लिए। तो 2,300 10% पे इन्वेस्ट हुए सिर्फ 2 महीनों के लिए, तो ये हमारे पास आ गया बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। जरा ये कैलकुलेट करते सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट इनकम पीएनएल में कितनी रह रही है?
जब हम कैलकुलेटर में एक साथ सॉल्व कर रहे हो तो ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा। 204.16.2 कर देते हैं इसको। 6,500 इंटू 10% इंटू 6/12 325 और 2300 इंटू 10% इंटू 2/12 38.3। तो नेट बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कितना आ रहा है 649.4 1/7 हम 2 कर देते हैं। और लास्ट इन्होंने मांगा तो नहीं है, लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी कितने 9,000 रुपए, हमने 2500 4200 2300 का खर्चा किया 9,000 बनता है। और एक हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आएगा दैट इज 649.2। तो टोटल हमारे एसिड की कॉस्ट आ जाएगी 9649 तो यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट होता है। कॉपी करने से तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई चीज ना समझ आए तो मुझसे लाजमी पूछिएगा।